10-15 सेकंड बाद वो रेत की बोरी की तरह घोड़े से लुढ़क गया। सूरत-ए-हाल संगीन तर होती जा रही थी। घोड़ा गाड़ी से चलने वाली गोलियों ने 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया था। निशाने की दुरुस्तगी उस शुबे को तकवीयत दे रही थी कि घोड़ा गाड़ी में दूसरा फर्द शायद आफ्ताब खान है। दूसरे घुड़सवार के शिकार होने के बाद पीछे आने वाली घोड़ा गाड़ी से तनुबंद राइफल बरदार ने 4 फायर किए, मगर ये बेमकसद फायर थे। राइफल और निशाने के दरमियान ट्रैक्टर ट्राली और 2 घोड़ा गाड़ियां थीं। वो शख्स दुरुस्त निशाना ले ही नहीं सकता था। यह अजीबोगरीब तहक्कुब करीबन 1 घंटा मजीद जारी रहा। रास्ते में भी कुछ घुड़सवार तमाशाई देखने के लिए इस तहक्कुब में शामिल हो चुके थे। ये सब मकामी देहाती थे। घोड़े अब हंपना शुरू हो गए थे। घोड़ा गाड़ी की रफ्तार भी सुस्त पड़ती जा रही थी। लगता था कि 15-20 मिनट यह सिलसिला मजीद जारी रहा तो घोड़े बेदम हो जाएंगे। तहक्कुब करने वाले भी शायद इसी वक्त के मुंतजिर थे, मगर फिर जो कुछ हुआ इसकी तवक्का किसी को नहीं थी। एक बस्ती के आसार नजर आए। ये चंद सूद नफूस पर मुश्तमिल कोई कच्चा पक्का गांव था। गांव के दरमियान से गुजरते गुजरते घोड़ा गाड़ी ने एकदम मोड़ काटा और सीधी एक नीम पुख्ता हाथे में घुस गई। ताकुब करने वाले रुक गए। ट्रैक्टर ट्राली की रफ्तार सुस्त हुई, फिर वो भी ठहर गई। घोड़ा गाड़ी जिस हाथे में दाखिल हुई थी उसके आखिर में 8-10 नीम पुख्ता कमरे और बरामदे नजर आ रहे थे। छत पर पानी की गोल पुख्ता टंकी बनी थी। देखने में ये कोई स्कूल लगता था, मगर फिर मेरी नजर लकड़ी के फाटे के करीब लगे एक बोर्ड पर पड़ी। एक शफाखाना था। इसके एक अलहदा पोर्शन में चाय जानवरों का इलाज भी होता था। हम काफी फासले पर थे, फिर भी आटे में बंधे हुए मवेशी और खच्चर वगैरह नजर आ रहे थे। ताकुब करने वाले अपनी अपनी सवारियों से उतरे। अफरा तफरी के आलम में इन्होंने इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया। यही वक्त था जब इमारत के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आई। तब हमने एक हवास बागता औरत को इमारत के अंदर से भागकर बाहर निकलते देखा। उसके सर पर चादर थी और ना ही पाँव में चप्पल। अभी वो हाथी के वस्त में भी नहीं पहुंची थी कि अकब से 2 फायर हुए और वो मुंदे मुंह गिर कर साकत हो गई। इस जवान साल औरत के नीलगु लिबास को देखकर मुझे लगा कि इस तरह का वर्दी नुमा लिबास मैंने पहले भी कहीं देखा था। साफ पता चलता था कि इस औरत को इमारत से निकलकर भागने की सजा दी गई है। सजा देने वाला आफ्ताब खान भी हो सकता था। 4-5 मिनट के अंदर इस पुरस्कून फिजा में तहलका मच गया। लोग इमारत के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। कुछ आसपास की छतों पर चढ़ गए। खिड़कियों में भी डरे डरे चेहरे नजर आने लगे। मैं और इमरान भी कुछ करीब चले गए। खुले हुए फाटक में से हमें वो घोड़ा गाड़ी नजर आ गई जिसका पीछा करते हुए हम यहां तक पहुंचे थे। घोड़ा गाड़ी को अहाते में यूं ही छोड़ दिया गया था। हाँपे हुए घोड़े पानी और घास की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। यही वक्त था जब हम पर पहली बार यह इंकिशाफ हुआ कि हमारे बदतरीन अंदेशे दुरुस्त थे। आफ्ताब खान इस इमारत ही में मौजूद था। हमने छत पर उसकी झलक देखी। वह भागकर पानी वाली टंकी के पीछे गया था। इसके हाथ में राइफल साफ नजर आई थी। ये तो वही है, इमरान ने सरसराती आवाज में कहा, और इसका मतलब है कि सुल्ताना भी अंदर ही है। ये तो बड़ा खतरनाक काम हो गया। ये लोग अब इन्हें छोड़ेंगे नहीं, इमरान ने खंबीर लहजे में कहा। इमरान की बात 100% दुरुस्त थी। कम से कम 3 लाशें तो हमारे सामने गिर चुकी थीं। 2 रास्ते में और तीसरी यहां अहाते में। इसके अलावा कहा जा रहा था कि भागने वाली औरत ने मंदिर में भी चाकू चलाया है। हो सकता था कि वहां भी कोई मौत हुई हो। हजूम बढ़ता जा रहा था। हमारे कंधों पर कसियां थीं। हम देहातियों के लिबास में थे और हजूम का हिस्सा ही दिखाई देते थे। हम दोनों एक दीवार की ओट में हो गए। हमने अभी तक सुल्ताना को देखा नहीं था। अब भी दिल में ये मुहूम सी उम्मीद मौजूद थी कि शायद सुल्ताना इस खर दिमाग कातिल पठान के साथ न हो। मैंने कहा, सोचने की बात है कि आफ्ताब के पास राइफल कहां से आई? हमने तो उसकी राइफल खेत में फेंक दी थी। सुल्ताना के पास भी कोई ऐसा हथियार नहीं था। मेरा ख्याल है कि ये इसे इस इमारत के अंदर से मिली है। इमरान ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? आफ्ताब के ज़हन में पहले से मौजूद था कि वो भागकर इसी जगह घुसेगा? लगता तो नहीं। इमरान ने परेशानी के आलम में कहा, तुमने देखा ही होगा कि गाड़ी ने सीधा चलते चलते एकदम मोड़ काटा था। मुझे लगता है कि आफ्ताब ने अंदाजा लगाया था कि घोड़े अब ज्यादा देर साथ नहीं देंगे। ऐसे इलाके में ऐसी साफ सुथरी इमारत का होना भी हैरान कुन है। मुझे तो एक और शुबा हो रहा है। मैंने कहा, वो क्या? इमरान ने सवालिया नजरों से मुझे देखा। 1 मिनट ठहरो, मैं बताता हूँ, मैंने जवाब दिया और एक जवान साल देहाती की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसके गले में कई तावीज थे और वो हुलिये से खेत मजदूर ही लगता था। बहुत से तमाशाइयों की तरह वो भी हमारे पास ही खड़ा था और दीवार की ओर से बार बार शिफाखाने की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में हरास साफ नजर आता था। मैंने उसे मुखातिब करते हुए मुकामी लहजे में कहा, ये कोई अस्पताल है भैया? हाँ भैया, अंतर मरीज भी हैं, 30-40 तो जरूर होंगे। छोटे बच्चे भी हैं और खुद बड़े डॉक्टर जी और इनके मुलाजिम भी। ओहो, मैंने हैरत जाहिर की। फिर आम लहजा में पूछा, बड़े डॉक्टर जी कौन है? पता नहीं, हम इनको बस बड़े डॉक्टर जी ही कहवत है। देहाती ने जवाब दिया। करीब खड़ा एक दूसरा शख्स बोला, जापानी डॉक्टर हैं, भगवान ने बड़ी शक्ति दी है इनके हाथ में। मेरे जिस्म में सनसनाहट सी तोड़ गई। मैंने कहा, इनका नाम लीवान तो नहीं? हाँ, इसी तरह का है। देहाती ने जवाब दिया। हर महीने 3 रोज के लिए यहाँ आवत है। बड़ा लंबा सफर करे थे। भगवान इनकी और इनके मुलाजमों की रक्षा करे।
जाति की आंखों में नमी आ गई। उसकी निगाहें अहाते के वस्त्र में पड़ी लाश पर चमकी। ये कौन है जिसको गोली लगी है? मैंने पूछा। बड़े डॉक्टर जी की मुलाजिम है, जुबैदा नाम है, हमारे गांव ही की है, बड़ी अच्छी औरत थी। देहाती की आवाज बहरा की। दरअसल इस औरत की नीलगु वर्दी देख कर ही मुझे शक गुजरा था। कैसा लिबास मैं कहीं पहले भी देख चुका हूँ। अब सब कुछ याद आ गया था। जब मैं नल पानी में था तो डॉक्टर मुझे लेकर डॉक्टर लीवान के शानदार अस्पताल में गया था। तब इस लीवान से मेरी इलेक्ट्रिक चिप के बारे में डिस्कशन की थी। वहीं अस्पताल में मैंने ऐसे कपड़ों वाली 2-3 नर्सें देखी थी। अचानक छत पर से बड़ी घनघरी के साथ राइफल के 3 फायर हुए। लोग सहम सहम कर मुख्तलिफ चीजों की ओट में हो गए। हमारे साथ बात करने वाले दोनों देहाती भी सरसहमा होकर नीचे बैठ गए थे। किसी शख्स ने पुकार कर कहा, डाकू गोली चला रहे, सब लोगन यहां से दूर हट जावे वरना नुकसान हो जाएगा। अंदाजा हो रहा था कि आफ्ताब खान ने लोगों को अहाते से दूर रखने के लिए हवाई फायर किए हैं। वो बड़ी चाबक दस्ती और सफाकी का मुजाहरा कर रहा था। यूं महसूस होता था कि उसने और सुल्ताना ने मिलकर इमारत में मौजूद मर्दो जन को यरगमाल बना लिया और किसी को बाहर नहीं निकलने दे रहे। सूरत हाल में बड़ी तेज रफ्तार तब्दीलियां आ रही थी, जिसने आम लोगों के साथ साथ हमें भी चकरा कर रख दिया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आने वाली घड़ियों में क्या होगा। सुल्ताना को जो रूप मेरे सामने आया था वो नाकाबिले तसव्वुर था। सिर्फ 1 हफ्ता पहले मेरे सान गुमान में भी नहीं था कि मेरी बाहों में आकर और आंखें बंद करके दुनिया माफिया से बेखबर हो जाने वाली सुल्ताना को मैं एक नहायत संगीन सूरत हाल से 2-4 देखूंगा और ये सूरत हाल उसकी अपनी पैदा करता होगी। मेरा दिल खून होने लगा था। आफ्ताब खान की पुकारती हुई आवाज हमारे कानों तक पहुंची। वो बड़ी पाटदार आवाज में बोल रहा था। ताज्जुब था कि इतने फासले से भी उसके अल्फाज साफ सुनाई दिए। उससे जुनूनी लहजा में कहा, हम तुम लोगों को साफ बताती है, अगर किसी ने अंदर आने का कोशिश किया तो हम उन सबको भून डालेंगे जो यहाँ हमारे पास है। किसी से कोई रियायत नहीं करेगा। अस्पताल के फाटक और दीवारों से दूर रहो वरना अपने नुकसान का तुम खुद जिम्मेदार होगा। तुम चाहते क्या हो? एक ऊंची पगड़ी वाले शख्स ने पुकार कर पूछा। जैसा के बाद मालूम हुआ ये शख्स इस 18 नामी गांव का मुखिया था। बस फिलहाल हम यही चाहता है कि कोई अंदर आने का कोशिश ना करे। अगर कोई हमसे बात करना चाहता है तो वो अकेला अंदर आए और उसके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। हमारे साथ ट्राली पर सवार होकर यहाँ आने वाला एक शख्स गरज कर बोला, तुम हथियारे हो, तुमने खून किए, हम तुम जैसे हरामजादे से बात काहे को करेंगे? तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को डालेंगे। हमारे साथ यहाँ पहुंचने वाले तनुमंद राइफल बरदार ने एक गंदी गाली थी और आफ्ताब खान की तरफ अंधाधुंध 2 फायर किए। गांव का मुखिया तड़प कर राइफल बरदार के सामने आ गया और उसे मजीद फायर करने से रोक दिया। वो चिल्ला कर बोला, ये क्या करे तो तुम्हारे होश तो ठिकाने पर है? अंदर हमने औरतें और बच्चे हैं, इनका जीवन खतरे में है। तो 3 मकामी अफराद आगे बढ़े और उन्होंने तनुमंद राइफल बरदार से जबरदस्ती राइफल छीन ली। राइफल बरदार भी तैश में आ गया। उससे पहले कि ये लोग आपस में झगड़ पड़ते, इमरान इनके दरमियान आ गया। उसने मकामी लबो लहजा में कहा, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये झगड़ने का ना ही सोचने का वक्त है। ये एकदम जनूनी लोगन है, इनके सर पर खून सवार होवत है, किसी भी वक्त कुछ कर सकते हैं। हमें इनसे बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो असल में कौन है और क्या चाहते हैं। कौन बात करेगा आगे जाकर? मुखिया ने इर्द गिर्द देख कर पूछा। सब ठिठके हुए नजर आए। इमरान तुरंत बोला, मैं करता हूँ जी, ये पठान लोगन है और मुझे थोड़ी बहुत पछतो भी आवत है। मुखिया चंद लम्हे तजब्जुब में नजर आया, फिर इमरान के चेहरे का एतमाद देकर बोला, अगर तुम अपनी मर्जी से जाना चाहते हो तो चले जाओ। अगर भगवान ना करे कोई दुर्घटना हुई तो हम जिम्मेदार ना होंगे। नहीं जी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप बस प्रार्थना करें। क्या बात करोगे? सांवली रंगत वाले मुखिया ने पूछा। वही जो आप करना चाहते हैं, आप बिल्कुल परेशान ना होवत है। चंद सेकंड में इमरान ने मुखिया और उसके साथियों को शीशे में उतार लिया। बल्कि हमारे साथ यहाँ पहुंचने वाला पंडित नुमा शख्स भी इस बात पर राजी हो गया कि इमरान अंदर जाए। इमरान ने अपनी चादर उतार फेंकी और पगड़ी भी खोलकर गले में डाल दी। बहरहाल चादर उतारने से पहले उसने अपनी राइफल बड़ी सफाई से मेरी चादर की बुक्कल में मुंतकिल कर दी थी। राइफल 2 हिस्सों में थी। इसका बैरल खोल दिया गया था। अपनी धोती को अच्छी तरह उड़सकर वो बड़े एतमाद से आते में दाखिल हुआ। छत पर से यकीनन आफ्ताब ने इमरान को देख लिया था और पहचान भी लिया था। मेरे दिल में अंदेशा था कि आफ्ताब कोई ऐसी बात न करे दे जिससे मकामी देहातियों के सामने हमारा भांडा फूट जाए। बहरतूर इस हवाले से खैरियत ही गुजरी। चंद सेकंड बाद आफ्ताब की बुलंद आवाज सुनाई थी। उसने इमरान को मुखातब करके कहा, तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं? नहीं। कमीज उठाकर दिखाओ। इमरान ने कमीज उठाकर दिखा दी। धोती खोलो। आफ्ताब ने छत पर से हुक्म सादर किया। इमरान ने अपने मैतले कुचैले तहबंद के बंद खोल कर दिखा दिए। तहबंद के नीचे जेरे जामा था। ठीक है, आगे आ जाओ। इमरान सीढ़ियों की तरफ ओझल हो गया। मेरा दिल शिद्दत से धड़क रहा था। आफ्ताब अब दोस्त नहीं दुश्मन था। 2 घंटे पहले हमने उस पर राइफल तानी थी, अब इमरान उसकी राइफल के निशाने पर था। अभी तक यह कन्फर्म नहीं था कि आफ्ताब के साथ सिर्फ सुल्ताना ही है या इसका कोई और साथी भी घोड़ा गाड़ी से निकलकर इमारत में रुपोश हुआ है। मुझे इमरान की सलाहियतों और इसकी लक पर भरोसा था। वो मुश्किल तरीन हालात में भी रास्ते निकाल लेता था। उससे गुफ्तगू और कायल करने का फन आता था, मगर दूसरी तरफ भी एक नहायत सरफिरा शख्स था। वो देखते ही देखते हमसे यूं बेगाना हुआ था जैसे कोई जान पहचान ही ना हो। अब उसके सर पर खून सवार था।
इमरान की वापसी में ताखीर होती चलेगी। अब तकरीबन 500-600 मर्दोजन इस नीम पुख्ता इमारत के गिर्द और आसपास जमा हो चुके थे। बहुत सी लाठियां, कल्हाड़ियां और राइफलें अपनी चमक दिखाने लगी थीं। बहरहाल ये सारे के सारे मकामी देहाती थे और यही वजह थी कि अभी तक किसी ने मुझे मेरी असल हैसियत से नहीं पहचाना था। इनमें से कोई नहीं जानता था कि कुछ अरसा पहले जरगाह में जाज गोरा को इबरतनाक शिकस्त देकर इसका पेट चाक करने वाला शख्स एक गर्द से अटे हुए देहाती के रूप में इनके दरमियान मौजूद है। इमरान की वापसी करीबन 1 घंटे बाद हुई। अब दोपहर हो चुकी थी। इमरान को देखकर यह हजूम में हलचल नमूदार हुई। इमरान फाटक से गुजरकर हमारे दरमियान आ गया। इसे करीब से देखकर ना जाने क्यों मुझे लगा कि इसके तय बंद के डब में कोई ऐसी शय मौजूद है जो पहले नहीं थी, लेकिन यह मेरा वहम भी हो सकता था। इमरान ने गांव के मुखिया बलराम और उसके साथियों को बताया कि अंदर एक औरत और 2 बंदे मौजूद हैं। इनमें से एक पठान और दूसरा मकामी लगता है। दोनों के पास राइफलें हैं। इनके अलावा धमाका खेज मवाद भी है। इन्होंने ये धमाका खेज मवाद अस्पताल के अकलौते वार्ड में इस तरह रख दिया है कि इसे किसी भी वक्त उड़ाया जा सकता है। बड़ा डॉक्टर लीवान भी अंदर ही है। वो और उसका हमलावरों के कब्जे में है। सबकी जिंदगी को शदीद खतरा है। ये लोग चाहते क्या है? मुखिया ने पूछा। पहले तो वो बात ही ना ही सुन रहे थे जी। फिर मैंने पठान से पश्तो में बात की और उसको ढीला करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से वो थोड़े से नरम पड़े हैं। उन्होंने कहा कि वो यहाँ से जाना चाहते हैं। इन्हें ताज़ा दम घोड़ों की एक बड़ी घोड़ा गाड़ी दी जावे। इसके अलावा घोड़ा गाड़ी के 2 फालतू घोड़े दिए जावे और विश्वास दिलाया जावे कि इनका पीछा ना ही किया जाएगा। ऐसा हो गया तो वो चले जाएंगे। हमारे साथ आने वाला पंडित नुमा शख्स तड़कर बोला, ये ना ही हो सकते। इन लोगों ने हमारे गांव के कम अज कम 2 बंदों का जीवन लिया है। यहाँ आकर भी इन्होंने एक निर्दोष नारी की हत्या की है। अब ये हमें उल्टा धमका रहे हैं और यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। मुखिया और पंडित नुमा शख्स एक बार फिर उलझ पड़े। मुखिया ने कहा, तुम बुद्धि की बात नहीं कर रहे हो पंडित। क्या तुम ये चाहते हो कि अगर तुम्हारे गांव के बंदे मारे गए हैं तो इस गांव के भी 10-20 बंदे मारे जावें? तुम देख रहे हो इन लोगों के सर पर खून सवार है। इन्होंने बड़े डॉक्टर जी के साथ औरतों और बच्चों को भी बंद कर लिया है। ये सब कुछ उड़ा देवेंगे तो क्या होगा? हमें इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पंडित नुमा शख्स बोला, तुम लोगों जरूरत से ज्यादा डर गए हो। धमाके से सबको उड़ा देना इतना आसान नहीं है। और क्या पता इनके पास बारूद है भी या वो केवल डरावा दे रहे। इमरान जल्दी से बोला, मैंने खुद देखा है जी। इन्होंने वार्ड में 2-3 जगह कुछ रखा हुआ है। काले रंग के तार भी बिछाए हुए हैं। वो बारूद के तार ही हो सकते हैं। मुझे विश्वास है जी। पंडित नुमा शख्स का नाम महावीरा था। वो बोला, जो कुछ भी है, लेकिन हमको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमको चाहिए कि इन लोगों को कुछ देर बातों में लगाएं और 1-2 घंटे का वक्त गुजारें। इतने में हम अपने कुछ बंदे हनुमान गांव की तरफ भेजें। वहां चौकी मौजूद है। चौकी से सिपाही यहाँ सकते हैं। हो सकता है कि इतनी देर में किसी दूसरी जगह से भी मदद आ जावे। तब इन कातलों के साथ अच्छे तरीके से मामला निपटाया जा सकता है। इमरान ने कहा, लेकिन आप लोगों ने मेरी आखिरी बात तो सुनी नहीं। कैसी बात? इन कुत्तों ने हमें घोड़ा गाड़ी देने के लिए सिर्फ आध घंटे का समय दिया है और इस समय में से 8-10 मिनट गुजर भी चुके हैं। इन्होंने कहा है कि अगर आध घंटे में घोड़ा गाड़ी नहीं पहुंची तो एक बंदे को गोली मारकर बाहर बरामदे में फेंक देंगे और फिर हर 15 मिनट बाद एक बंदे की हत्या करते जाएंगे। पठान के पास घड़ी है और उसने घड़ी दिखाकर मुझे टाइम बताया है। महावीरा और मुखिया बलराम समेत कई अफराद के चेहरे फीके पड़ गए। उसके अलावा एक और बात है, इमरान ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। वो कह रहे थे कि हम यहाँ से जाते वक्त 8-10 बंदों को जमानत के तौर पर अपने साथ रखेंगे। जब समझेंगे कि महफूज जगह पर पहुंच गए तो इन्हें छोड़ देंगे। जमानतों में कोई औरत नहीं होगी, बड़ा और छोटा डॉक्टर होगा और कुछ दूसरे बंदे भी होंगे। मुखिया बलराम ने अपने माथे से पसीना पूंछा और इरादा जाहिर किया कि वह अभी अपनी पंचायत में मशवरा करेगा। उसने अपने आसपास मौजूद पंचों को इकट्ठा किया और हवेली की तरफ चला गया। लोग इमरान के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। वो इससे अंदर के हालात जानना चाह रहे थे। इमरान ने उन्हें भी वही कुछ बताया जो उससे पहले मुखिया और दीगर लोगों को बताया था। वह अंदर की सूरत-ए-हाल को संगीन बता रहा था। तहाँ मेरा अंदाजा था कि उस संगीनी को बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा है। उसका ये इंकिशाफ भी मुझे मशकूक लग रहा था कि अंदर आफ्ताब खान के साथ उसका एक साथी भी है। कुछ देर बाद जब इमरान के गिर्द से भीड़ छटी तो मैंने मध्यम लहजे में उसे पूछा, क्या वाकई आफ्ताब के साथ कोई और भी है? वो अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ बोला, एक न्यूज़ चैनल वाला अपनी खबर दूसरे चैनल को नहीं देता, अपनी जान दे देता है। लेकिन मैं चैनल वाला नहीं हूँ। किसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता कि वो चैनल वाला है या नहीं। आजकल तो ईंट उखाड़े तो नीचे से कैमरे वाला उछल कर बाहर आ जाता है। नाजरीन कम पड़ जाते हैं, चैनल ज्यादा होते जा रहे हैं। हर एंकर एक ही दुहाई दे रहा है, हमारे साथ रहिएगा। अब तो बच्चे भी खेलों की जगह चैनल खेलते नजर आते हैं। देखना बहुत जल्द हर फैमिली का अपना अपना चैनल होगा। फैमिली का सरबराह ही इसका डायरेक्टर कहलाएगा। तुम बकवास ही करोगे या कुछ बताओगे? मैं बताऊंगा तब भी तुम कहोगे कि बकवास कर रहे हैं। नहीं कहता। आफ्ताब खान अकेला है। इमरान ने खिलाफ तवक्का संजीदा होते हुए कहा। इसके साथ सिर्फ सुल्ताना है। सुल्ताना नीचे है, आफ्ताब छत पर है। छत पर एक रोशनदान है। इस रोशनदान के नीचे मरीजों से भरा हुआ वार्ड है।
आफ्ताब ऊपर से किसी भी मरीज को या इसके लवाहिकीन को शूट कर सकता है। वो बिल्कुल जुनूनी नजर आ रहा है। बारूद वाली जो बात तुमने की है वो भी दुरुस्त नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये लोग दबाव में आए और आफ्ताब को यहां से निकलने का रास्ता देने में देर न करें। आफ्ताब के पास बस एक राइफल है और उसके 50-60 राउंड है। ये राइफल उसने यही अस्पताल के चौकीदार से छीनी है। क्या तुमने सुल्ताना को देखा है? नहीं, लेकिन इसमें शक की कोई बात नहीं कि आफ्ताब के साथ सुल्ताना ही भाग कर यहाँ पहुंची है। मैंने ठंडी सांस ली। इमरान की इस इत्तला के बाद ये उम्मीद दम तोड़ गई थी कि शायद इस मार धाड़ में शरीक होने वाली सुल्ताना ना हो। सीने में अंधेरा सा उतर गया। सुल्ताना के पास भी कोई हथियार है? मैंने पूछा। आफ्ताब ने बताया, नहीं, मगर लगता है कि हथियार है, वरना वो इसे नीचे अकेला छोड़कर ऊपर ना आता। आफ्ताब का रवैया कैसा रहा है तुम्हारे साथ? वही जो दुश्मन का दुश्मन से होता है, वो एकदम गैर नजर आ रहा है। उसने मुझे खुद से 15-20 फुट दूर रखा है और तमाम वक्त राइफल मुझ पर ताने रखी है। पहले तो वो कोई बात मानने को तैयार नहीं था, सिर्फ मरने और मारने की बात कर रहा था, पर मैंने कोशिश की और उसका पारा थोड़ा सा नीचे आया। मैंने उसे समझाया कि अभी वक्त है, वो सुल्ताना के साथ यहाँ से निकल सकता है। अभी उसके गिर्द सिर्फ मकामी लोग हैं। घंटे 2 घंटे बाद जब भूकंप के हरकारे और जरगां के मुसल्ला गार्ड्स अपने जदीद असले के साथ यहाँ पहुंच गए तो इसके लिए अपनी कोई शर्त मनवाना नामुमकिन हो जाएगा। शुक्र है कि बात उसकी समझ में आ गई है। अब अल्लाह करे मुखिया और पंच वगैरह भी कोई अकल का फैसला कर लें। अगर इन्होंने ना किया तो फिर खून खराबा है। मेरा ख्याल है कि आफ्ताब अपनी धमकी को अमली शक्ल दे देगा। वो बेगुनाह लोगों को मारना शुरू कर देगा। क्या जो लोग मंदिर से आफ्ताब और सुल्ताना का पीछा करते यहाँ तक पहुंचे हैं वो इन्हें यहाँ से निकलने देंगे? अगर ये दोनों जल्दी निकल जाएं तो निकल भी सकते हैं। मैंने बताया ना कि आफ्ताब और सुल्ताना अकेले नहीं निकलेंगे, वो अपने साथ कम से कम 8-10 यरगमाली रखेंगे। इसलिए आफ्ताब ने बड़ी घोड़ा गाड़ी भी मांगी है। मैं तो उसकी बातें सुन सुनकर हैरान हुआ हूँ। ये वो आफ्ताब लगता ही नहीं है जिसके साथ हमने तहखानों में वक्त गुजारा है। हमारी गुफ्तगू को ब्रेक लग गए जब फिर कई अफराद इमरान के गिर्द जमा हो गए और इससे अंदर के हालात पूछने लगे। ये सब सीधे साधे मकामी देहाती थे। शुक्र का मकाम था कि अभी तक इस दूर दराज जगह पर किसी ने हमें पहचाना नहीं था। ये दोपहर के बाद का वक्त था। हर तरफ सुनहरी धूप फैली हुई थी। गांव से बाहर दूर तक खेत थे और इनके दरमियान पगडंडियां और रास्ते थे। इस गांव के बेशतर मकान कच्चे थे। नीची छतों पर और गलियों की नुकड़ों पर नीम उरिया बच्चे और रंग बिरंगी ओढ़नियों वाली देहातनें नजर आती थी। एक हवेली की दीवार पर बहुत से उपले लगाए गए थे। इन उपलों के पास लोगों का हजूम था। अचानक मुखिया बलराम और उसके पंच तेज कदमों से वापस आते दिखाई दिए। ये सब वो लोग थे जिनके अजीज अस्पताल के अंदर घिर गए थे। इसके अलावा अहाते में मरी पड़ी औरत के लवाहिकीन भी करिया जारी करते दिखाई दिए। वो उंगलियों से अहाते की तरफ इशारे कर रहे थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे जाता और औरत की लाश को उठाकर ले आता। मुखिया और पंचों ने इमरान से चंद एक सवाल मजीद पूछे। तब वो पंच इमरान के साथ अहाते के अंदर गए। आफ्ताब खान छत पर बिल्कुल चौकस मौजूद था। उसने पहले यकीन किया कि अंदर आने वाले अफराद बिल्कुल गैर मुसल्ला हैं। फिर उसे उन्हें आगे जाने की इजाजत थी। इस बार होने वाली गुफ्तगू 5-10 मिनट से ज्यादा जारी नहीं रही। पंच धोतियां फड़फड़ाते हुए वापस आए। इनके चेहरे धुआं हो रहे थे। उन्होंने बताया कि हमला आवर तैश में है। आध घंटे से ऊपर हो चुका है। इन्होंने छोटे डॉक्टर को मारने की तैयारी कर ली है। 2-4 मिनट और गुजर गए तो इस राज नामी डॉक्टर को गोली मारकर छत से नीचे फेंक देंगे। पंचों के वापस आने के सिर्फ 5 मिनट बाद मुखिया बलराम ने ऐलान किया कि उन्होंने अंदर मौजूद लोगों का जीवन बचाने के लिए हमला आवरों की बात मानने का फैसला कर लिया है। इन्हें घोड़ागाड़ी और घोड़े दिए जा रहे हैं। यह पैगाम लेकर इमरान एक अधेड़ उम्र पंच के साथ अंदर गया। मुखिया बलराम और उसके दीगर पंच इन लोगों को समझाने बुझाने में मसरूफ हो गए, जिन्हें यह फैसला ज्यादा पसंद नहीं आया था। उम्मीद थी कि इमरान और पंच जल्द ही लौट आएंगे, मगर इनकी वापसी में फिर ताखीर हुई। कुछ गड़बड़ लग रही थी। वह दोनों करीबन 15 मिनट बाद वापस आए। इनके चेहरे बता रहे थे कि सब ठीक नहीं है। अधेड़ उम्र पंच ने सरसामा लहजा में कहा, वह हरामजादे मुकर गए हैं। वो कहवत है कि वो किसी को छोड़ेंगे और ना यहां से जाएंगे। अगर किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की तो वह सब कुछ उड़ा डालेंगे। इन्होंने बड़े डॉक्टर जी के हाथ पीछे मोड़कर एक रस्सी से बांध दिए और इन्हें कत्ल करने की धमकी दी है। वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुखिया ने लर्जा आवाज में पूछा। कुछ पता नहीं जी, शायद इनको शुबा है कि इनके साथ विश्वासघात होगा। वो बाहर निकले तो मारे जाएंगे, लेकिन इससे पहले तो वो सब कुछ मान रहे थे। एक पंच ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी, लेकिन अब वो कुछ नहीं मान रहे जी। पठान ने कहा है कि वो सरकारी लोगन से बात करना चाहते हैं। सरकारी लोगन? मैंने पूछा। हाँ, वो कहवत है कि किसी सरकारी बंदे को बुलाया जावे या फिर कोई फौजी अफसर यहाँ आवे। यह तब्दीली हैरान कुन थी। इमरान भी उलझा हुआ और खामोश नजर आया। हजूम में अब और तरह तरह के इस्तराब नजर आने लगे थे। जिन लोगों के अजीज अंदर थे वो ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। इनमें से कई फिर वावेला करने लगे। आफ्ताब खान ने औरत की लाश अहाते में से उठाने की इजाजत दे दी थी। इमरान और पंच इमामदीन और दीगर अफराद के साथ अहाते में गए और औरत की लाश को चारपाई पर डालकर बाहर ले आए। 7 mm राइफल की गोली उसकी पुश्त पर दोनों कंधों के दरमियान लगी थी और सामने से बाहर निकल गई थी। इसकी नीली यूनिफॉर्म से उठने वाली दवाओं की बू से पता चलता था कि वो बेचारी यहाँ नर्स के तौर पर मरीजों की तीमारदारी में मसरूफ थी। इसकी मौत ने हर किसी को अफसरदा और खौफजदा कर दिया था।
इसके रिश्तेदार नोहा कुना थे, जिनमें इसका स्कूल मास्टर शौहर और 2 छोटे बच्चे भी थे।